नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर। हम देखेंगे कि डेंगू फीवर क्या है और किस वजह से वो काज होता है और क्यों होता है और उसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं। उसके अलावा हम उसको मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं, उससे प्रिवेंट किस तरीके से हो सकते हैं और उसके अलावा नर्सिंग डायग्नोज या फिर मैनेजमेंट क्या है, उस सब को हम डिस्कस करते हैं अपने इस लेक्चर में। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि है ना किस तरीके से हम डेंगू को डिफाइंड करते हैं। डेंगू इज अ ब्रेक बोन फीवर कि इस फीवर में बहुत ज़्यादा पेन होता है मसल्स में और उसके अलावा द आर वायरल इन्फेक्शन। ब्रेक बोन फीवर भी हम कहते हैं, डेंगू फीवर भी कहते हैं, होमोलैटिक फीवर भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं, ठीक है, डेंगू फीवर के। और उसके अलावा ये क्या होता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरस कौन सा? अरबो वायरस काज करवाता है डेंगू को, ठीक है। दैट स्प्रेड फॉर द मॉस्किटो। वो जो स्प्रेड होता है वो होता है मॉस्किटो के थ्रू। जो फीमेल एडिब एंड इजिप्टिव, जो फीमेल मॉस्किटो होती है एडिब एंड इजिप्टिव, उसके थ्रू क्या होता है कि ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी में। और उसके अलावा ये कॉमनली अगर हम देखते हैं तो ये एक मोर कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टेम्परेरी क्लाइमेट के थ्रू क्या होता है कि मोर कॉमन भी होता है, क्योंकि क्लाइमेट कभी कभी कुछ ऐसे सीजन्स होते हैं जिनमें हमारे इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से क्या होता है कि डेंगू फीवर उस पेशेंट को काज हो जाता है। और उसके अलावा मोस्ट जो पीपल्स हुज गेट द डेंगू डस नॉट हैव अ सिम्टम्स। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें डेंगू उसमें प्रेजेंट होता है डेंगू फीवर, बट उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं नज़र आते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं डेंगू फीवर में, तो वो होते हैं हाई ग्रेड फीवर होना, हेडेक होना, बॉडी इचिंग या फिर नोजिया एंड रैशेस। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि मोस्टली किन पेशेंट्स में मोस्टली ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं और किन में विदाउट सिम्टम्स। कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें डेंगू तो होता है पर उनमें कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आता है। तो उस हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चले कि इसको क्या, कौन सी डेंगू फीवर है या फिर मलेरिया है, क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद डिस्कस करते हैं रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कि किस तरीके से वायरस स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन। तो सिंपली अगर रूट ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं तो ट्रांसमिशन इज बाय द वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशंस, ठीक है, वेक्टर बोर्न है, ठीक है, वायरल है। तो वो क्या है कि डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल मॉस्किटो के थ्रू वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मेनली मैंने आपको जो स्पीशीज बताई थी वो एडिस एंड इजिप्टिस बताई थी कि मोस्ट कॉमन जो डेंगू फीवर ट्रांसमिटेड होता है तो वो फीमेल जो मॉस्किटो फीमेल होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडिस एंड इजिप्टिस कहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि है ना जो डेंगू है वो एक पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देती है। और उसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं तो यूजली 5 to 6 डे रेंज में होता है, बिटवीन 3 to 10 डेज, या तो 5 to 6 डे और उसके अलावा 3 to 10 डेज में ही उसके क्या होते हैं कि जो सिम्टम्स इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, वो उन पीरियड में हमें पता चलता है कि डेंगू फीवर किस पेशेंट को हुआ है, तो वो 3 से 10 दिनों में हमें पता चल जाता है, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं उस पेशेंट में जिसको डेंगू फीवर है। तो टिपिकली अगर हम सिम्टम्स देखते हैं, द डेंगू फीवर इंक्लूडिंग सडन ऑनसेट फीवर, चिल्स, उसमें ऑनसेट फीवर आएगा और चिल्स होंगे, ठीक है, मीन्स के है ना चिल्स इस तरह से कि वो उससे एक सर्दी फील होगी, ठीक है। और इचिंग, सीवियर इचिंग्स एंड हेड बैक एंड एक्सट्रीमिटीज में पेन होगा, ठीक है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि उसकी जो इचिंग होगी ना वो हेड पे और बैक या फिर एक्सट्रीमिटीज, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं वहाँ पे इचिंग होगी। और उसके अलावा वेल एज द अदर सिम्टम्स हम देखते हैं सीवियर इचिंग्स एंड रिफर्ड टू द बोन ब्रेकिंग पेन, जिसमें बहुत ज़्यादा है ना हमारे बोन्स में पेन होगा। जिस पेशेंट को अगर हम कहते हैं कि ना उसको डेंगू फीवर है तो उसके जो बोन्स होंगे उनमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। और उसके अलावा इचिंग्स, चिल्स, ये मोस्टली उसमें सिम्टम्स देखते हैं हम। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, द लिस्ट जो लास्ट 2 to 7 डेज तक हम देखेंगे उसका फीवर 41 डिग्री
तक है तो फिर हम क्या करेंगे, द फीवर आर लॉन्गर 10 डेज से फिर ज़्यादा हो रहा है, दे 10 डेज में नॉट बी अ डेंगी। अगर 10 डेज से ज़्यादा फीवर चल रहा है तो हम उसको कहेंगे कि ये डेंगी नहीं है। अगर 10 डे तक है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को डेंगी है, ठीक है। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, रेट्रो ऑब्टेन्ड पेन देखते हैं और उसके अलावा हमें पता चलता है कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स, जैसे हेडेक हो गया, जनरलाइज बॉडी में पेन होना, लेथार्जिक एंड माइलेगियास, ये सारी कंडीशन, एंड हाइपोक्सिया होना, ऑक्सीजन की कमी या फिर नोजिया, वोमिटिंग उस पेशेंट को मोस्टली होता है जिनको डेंगी हो रहा है। तो फिर उसके सिम्टम्स, अगर डेंगी हो गया है तो उसके सिम्टम्स ये सब उस पेशेंट में हमें नज़र आते हैं। उसके अलावा क्या है कि फॉरएवर्स डायरिया, इन रेयर केसेस में डायरिया होता है, रैशेस या फिर वीकनेस, बॉडी रैशेस होना, उसको वीक फील होना, ये सारे क्या है कि, और उसके अलावा अल्टर टेस्ट सेंसेशंस चेंज हो जाती है टेस्ट की, और उसके अलावा सूर ऑन थायराइड में सूर हो जाना, क्योंकि वहाँ पे भी ज़ख्म हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ओवरऑल हम कहते हैं ना, डेंगी जो फीवर है वो इफ़ेक्ट ओवरऑल बॉडी पे कर रहा होता है। और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशंस, एब्डोमेन टेंडरनेस होना, पेन इन द इनग्युल्स रीजन्स, इन ल्यूगल रीजन है वहाँ पे भी पेन होना, मीन्स ओवरऑल पूरी बॉडी का अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल पूरी बॉडी, अगर माउथ की बात करते हैं तो सूर हो जाता है थायराइड में, ठीक है। उसके अलावा रेड इचिंग होना, रैशेस होना, उसके अलावा वीकनेस, फटिंग, लेथार्जिक कंडीशन के वो पेशेंट उठ ना सकता है, ठीक है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन भी होती है मोस्टली हम देखते हैं, और बॉडी पेन और ऑक्सीजन की कमी, ये सारे क्या है कि इसके सिम्टम्स है। और एब्डोमेन टेंडरनेस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये मोस्टली हम क्या करते हैं कि सिम्टम्स देखते हैं डेंगी पेशेंट में, क्योंकि इन सारे सिम्टम्स में ही हमें पता चलता है कि मोस्टली डेंगी फीवर, और उसको हाई ग्रेड फीवर होगा। मतलब हम देखते हैं ना फीवर तो 41 सेल्सियस में हम देख देते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि 41 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हमारा नॉर्मल 37 है, ठीक है। उससे अगर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हाई ग्रेड होगा, तो हमें पता है कि ड्यूरिंग हम 10 डेज में देखेंगे सेम कंडीशन है, सेम फीवर है, ठीक है। तो फिर हम उसको क्या करेंगे कि ना, ये फीवर क्या होता है कि कंटिन्यूस नहीं चलता है, कभी आता है और मतलब मिडिल है कि आया फिर थोड़ी देर नहीं आया फिर आता है, इस तरीके से ये चलता है। तो इसलिए हमें क्या है कि ओवरऑल सिम्टम्स देखते हैं और उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करनी होती है, क्योंकि डेंगू एक वायरल डिजीज है, इसका एक प्रॉपर हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर फीवर है तो उसको रिड्यूस करेंगे, अगर पेन हो रहा है तो उसको रिड्यूस करेंगे, उस हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं जिस तरह से हम इसको टाइप भी कहते हैं और कॉम्प्लिकेशन भी कहते हैं, कि सीवियर जो कंडीशन होती है डेंगी फीवर की वो क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, डेंगी हेमरेजिक फीवर। डेंगी हेमरेजिक फीवर क्या है कि एक सीवियर डेंगी जो सीवियर फॉर्म ऑफ डेंगी फीवर दैट रिजल्ट व्हेन देयर इज मोर देन वन डेंगी वायरस इन्फेक्टेड पर्सन, एक से ज़्यादा जो इन्फेक्टेड पर्सन से वो फीवर ट्रांसमिट होता है डेंगी। तो फिर वो क्या करता है, प्लाज्मा लिंकेज करवाता है। नॉर्मल क्या करता है, होम्योस्टेसिस हमारा एबनॉर्मल होता है, जिसमें भी हेमरेजिक डेंगी फीवर है, ठीक है, डेंगी हेमरेजिक फीवर है, तो वो क्या करता है, होम्योस्टेसिस को एबनॉर्मल करता है एंड देन प्रेजेंट इन द सीवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज, और उसकी वजह से सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज काज करवाता है। दिस इज एविडेंट फॉर द इंक्रीज लेवल ऑफ, ये सारे क्यों होते हैं, जब सीवियर होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, एक हेमाटोक्रिएटिन जो हेमाटोक्रिएटिन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, और उसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मींस के जो प्लेटिलेट है वो ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटिलेट की जो कमी है वो ज्यादा से ज्यादा होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो डेंगी है हेमरेजिक, उसकी वजह से क्या है कि जो हमारे हेमाटोक्रिएटिन ज्यादा होने की वजह से यूरिन में भी जो ब्लड आएगा, और उसके अलावा ओवरऑल हम कहते हैं हेमरेजिक कंडीशन मींस के इंटरनल जो ऑर्गन है वहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, और उसके अलावा जो क्लोटिंग फैक्टर है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ज्यादा होता है और हेमाटोक्रिएटिन की लेवल ज्यादा होती है, इसकी वजह से वो ज्यादा सीवियर होता है एज कम्पेयर टू सिंपल डेंगी फीवर के हिसाब से।
उसके अलावा अपार्ट फर्दर हैव ऑल द सिम्टम्स ऑफ द डेंगू फीवर, और उसके अलावा जो हेमरेजिक डेंगू फीवर है उसमें सब एक जैसे ही होते हैं, बस हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस जो हम सिम्टम्स देखते हैं इसमें सिर्फ एक सिम्टम्स हम अलग देखते हैं, वो है कि हेमरेजिक कंडीशन हो जाती है, ठीक है, ब्लीडिंग, गम्स में ब्लीडिंग होना, एनोरेक्सिया होना, ज़्यादा चलना, और उसके अलावा हेमो। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ हमने देखा था कि डेंगू फीवर एक सिंपल, अगर वो डेंगू फीवर ज़्यादा सीवियर हो गया, उसको ट्रीट नहीं किया गया है तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या फिर उसका एक टाइप है वो हो सकता है जिसको हम क्या कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। उसमें हमने पढ़ा कि हेमरेजिक वो इस तरह से कि ना हेमाटोक्रिटिन ज़्यादा हो जाता है, और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने की वजह से क्या होता है कि मोस्टली हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया है तो प्लेटिलेट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, कम हो जाते हैं बिल्कुल ही, तो उसकी वजह से हेमरेजिक एपिक्सिक एंड ब्लीडिंग इन गम्स में ब्लीडिंग होना, उसके सिम्टम्स में अगर देखते हैं गम्स ब्लीडिंग, हेवी मेंस्ट्रुएशंस, उसके अलावा हेमाटो और यूरिया, और उसके अलावा हेमाटोलाइसिस, और उसके अलावा हेपाटोमेगाली, लिम्फेटिक जो हम लिम्फ वो भी लिम्फोपैथी होना, ये सारी क्या है उसमें हम देखते हैं कि उसकी वजह से भी ये सारी सिम्टम्स आते हैं। और इसको उसके अलावा दूसरे टाइप को बात करते हैं तो उसमें है कि डेंगू स्ट्रोक सिंड्रोम। डेंगू स्ट्रोक सिंड्रोम में इंक्लूडिंग ऑल द अबव सिम्टम्स, द वेल स्ट्रोक इज मैनिफेस्टेड बाय द रैपिड एंड वीक पल्स। स्ट्रोक में क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम हो जाती है, जिस सेल पे अगर सेचुरेशन कम हो गई है कि अगर हमारे ब्लड नहीं मिला या फिर ऑक्सीजन सही से नहीं मिली, ठीक है, तो वहाँ के सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पल्स इरेगुलर हो जाती है। तो स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक, इनमें अगर हम कहते हैं तो मोस्ट कॉमन होता है ना एक हेमरेजिक, या तो ब्लीडिंग होना या तो स्ट्रोक। स्ट्रोक में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा पल्स जो नेरो इन द पल्स, प्रेशर नेरो हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। उसके अलावा हाइपोटेंशन, वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होता है, अगर हम देखते हैं ना हेमरेजिक में और स्ट्रोक, इन दोनों में अगर हम डिफरेंट देखते हैं ना, हेमरेजिक में हमें पता है कि ना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने की वजह से और हेमाटोक्रिटिन की लेवल बढ़ने से, इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ब्लीडिंग होना गम्स में स्टार्ट हो जाती है, यूरिन में, इन सब में। अगर स्ट्रोक की बात करें, वॉल्यूम हमारी बॉडी में, क्योंकि डेंगू फीवर को डिहाइड्रेशन उसकी एक हम कहते हैं ना, डिहाइड्रेशन उसका फर्स्ट साइन है कि हमें उसको अगर किसी को ट्रीटमेंट हमें डेंगू फीवर का करना है तो हमें उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर किसी पेशेंट की उसको सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई या हाइपोवॉलेमिक में चला गया है तो उसको हाइपोटेंशन होगी। हाइपोटेंशन होने की वजह से जो भी वहाँ की जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो नेरो हो जाएंगी और वहाँ पे क्या होगा, इस्केमिक अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा। उसको प्रॉपर ना ऑक्सीजन मिलेगी ना फ्लूइड मिलेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिक कंडीशन में वो सारी इन्वायरमेंट हाइपोक्सिक कंडीशन में चले जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक अटैक कहते हैं, और उसके अलावा हेमरेजिक कहते हैं, हेमरेजिक डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। ये दोनों एक हम कहते हैं इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जितनी सीवियर कंडीशन होगी ये सारे उतने ही बढ़ेंगे। तो इसलिए डेंगू पेशेंट को हम बहुत ही सीरियस कंडीशन बचा सकते हैं सिर्फ कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के, जिस तरह से उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन करके, ये सारी चीज़ें उसकी मेंटेन करके। उसके बाद बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोस की। तो लेबोरेटरी डायग्नोस में हम क्या देखते हैं कि ब्लड इज द टेस्ट बाय द प्लेटिलेट एंड हेमाटोक्रिटिन। ब्लड टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, जिसमें हमें क्या है कि हमें पता चलता है कि प्लेटिलेट नॉर्मल जो हमारे हैं उससे कितने कम हैं, और उसके अलावा हेमाटोक्रिटिन को भी हम देखते हैं उसमें। और उसके अलावा अगर प्लेटिलेट फाउंड टू द लेस देन 1 लाख से अगर वो कम है बॉडी में, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इसको डेंगू हो सकता है। अगर उससे भी हमें नहीं पता चल रहा है तो क्रिटिनिन जो है उसकी हेमाटोक्रिटिन की लेवल देखते हैं हमारी बॉडी में, तो वो क्या है कि बेस लाइन से 20% अबव होगी। उससे हमें पता चलेगा कि इस पेशेंट को क्या डेंगू इफेक्ट है, या फिर अगर हेमाटोक्रिटिन नहीं बढ़ा हुआ है तो हमें क्या है कि हम
उसके थ्रू हमें पता है कि मलेरिया में भी क्या होता है कि प्लेटलेट कम होते हैं और डेंगू में भी होते हैं। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें हेमाटोक्रिएटिन को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट अगर डेंगू का है तो उसको हम सबसे पहले उसको थ्रू आउट असेसमेंट करेंगे उस पेशेंट को, और उसके अलावा प्रिविजन्स ऑफ द एडवोकेट बेड रेस्ट, उसको एक बेड रेस्ट करने को हम एडवोकेट करेंगे, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो उसकी कंडीशन लेथार्जिक होती है, फर्टिंग पेन ये सब सारे सिम्टम्स उसमें होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि वो बेड रेस्ट करे, और उसके अलावा ओवरऑल हम उसकी असेसमेंट करते हैं। उसके अलावा कंटिन्यूस वॉच द वाइटल साइन, जो भी वाइटल साइन है वो कंटिन्यूस हम देखते रहते हैं, क्योंकि हमें क्या है कि पता चल जाता है कि हाइपोक्सिक में नहीं है पेशेंट्स, और उसके अलावा उसकी पल्स नॉर्मल है और टेम्परेचर नॉर्मल है। ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए उसको कंटिन्यूस उसका वाइटल साइन चेक करते हैं और असेस करते हैं ब्लड प्रेशर एंड हाइपोटेंशन के उसके जो हाइपोटेंशन में तो नहीं जा रहा है पेशेंट, क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है उस पेशेंट को जिसको डेंगू होता है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, उसमें एक कॉम्प्लिकेशन डिहाइड्रेशन की होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हाइपोटेंशन चेक करते हैं। उसके अलावा हाइड्रेट विथ द एडवोकेट फ्लूइड लाइक मिल्क, फ्रूट्स, जूस एंड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होते हैं वो देते हैं। जो भी रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देते हैं या फिर फ्रूट्स जूस, ये सारी चीज़ें देते हैं ताकि उसकी हाइड्रेशन को हम मेंटेन रख सके। और एडमिनिस्ट्रेट करते हैं एंटीपेलेरिक ड्रग्स ताकि फीवर उसका कम हो जाए। और उसके अलावा जो भी प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स होती हैं वो देते हैं। एंड शुड नॉट द एक्साइटेड मोर देन 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं देते हैं एक दिन में। और उसके अलावा हम देखते हैं कि क्या करते हैं कि स्पॉन्टेनियसली उसको अप्रोप्रिएट करते रहते हैं, कि अगर हम हाइड्रेशन दे रहे हैं तो स्पॉन्टेनियसली देखते रहते हैं कि अगर ज़्यादा पानी हो गया, हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशन में हो गया, तो भी असाइटस बहुत ज़्यादा और डिजीज़ है वो हो सकती है। इसलिए हम क्या करना है, उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन भी रखना है, ओवर हाइड्रेशन नहीं करना है, एंड हाइपोक्सिक कंडीशन में हाइपोवॉल्यूमिक में भी नहीं जाए और हाइपर वॉल्यूमिक में भी पेशेंट ना जाना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं। और उसके अलावा अप्लाई द मॉस्किटो, जो भी रिप्लेसमेंट टेंट होते हैं वो अप्लाई करते हैं एंड यूज़ करते हैं। नेट्स फॉर प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट के लिए नेट जो होते हैं, ठीक है, उसको हम देते हैं और उसके लगाते हैं ताकि उसको कोई मॉस्किटो बाइट ना करे। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं मॉस्किटो। ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से अराउंड कोई ऐसा इन्वायरमेंट है तो उस इन्वायरमेंट से उसे एक तरफ कर देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, ताकि ऐसी इन्वायरमेंट ना हो और उसकी वजह से किसी और को इफेक्ट ना हो सके। और उसके अलावा डू नॉट यूज फॉर नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स नहीं यूज़ करते हैं। और उसके अलावा एस्प्रिन और ब्रोफिन ये नहीं करते हैं। और उसके अलावा रिफ़र टू द हॉस्पिटल, रिफ़र करते हैं आईवी फ्लूइड के लिए, और मे बी स्टार्टेड इन हॉस्पिटल। पेशेंट्स के नॉट टोटली दे आर ओरल, अगर पेशेंट टोटली खुद ओरल उसकी हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं हो रही है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको हॉस्पिटल क्या करेंगे, रिफ़र करेंगे, और उसके जो हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड देते हैं पेशेंट को। और उसके अलावा ओवरऑल हमें पता होता है कि उसको स्ट्रोक होने की भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि अगर वॉल्यूम कम है तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। तो ओवरऑल हम स्ट्रोक होने की वजह से क्या करते हैं कि उसको स्ट्रोक होने से बच जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक